राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम मेग और विजन प्रोग्राम में बायोलॉजी का सेट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले बॉटनी का सेट लेंगे और फिर जूलॉजी का। ठीक है, तो बॉटनी के सेट के कंप्लीट आंसर हैं, जूलॉजी के सेट के भी कंप्लीट आंसर हैं। ठीक है, तो सेट 1 में हम लोग सेक्शन ए देखते हैं बॉटनी के। F2 जनरेशन इज अ मेंडेलियन क्रॉस शो दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम एज 1:1। ऑप्शन है आपके पास एपिस्टासिस, डुप्लीकेट जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके चीज़ें बताई हैं, आप लोग एक बार इसको रीड करना। हम लोग क्या करते थे इसमें, जहाँ पर 1:1 रेशो, जो 1:2:1, जहाँ पर जीनोटाइप भी और फिनोटाइप दोनों सेम आती थी, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, सिंपल हम लोग क्या करते थे, रेड का क्रॉस जो था वो किसके साथ करवाते थे, वाइट के साथ करवाते, मतलब रेड पेटल का क्रॉस वाइट पेटल के साथ करवाते थे, और हमारे पास क्या आता था, पिंक फ्लावर आता था F1 जनरेशन में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट के करैक्टर और रिसेसिव के करैक्टर दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, तभी ये हमारे पास क्या है, पिंक फ्लावर आया है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 में से, है ना, जैसे हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग में से एक कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट, और फिर 1/2 मतलब 50% हमारे पास कैसे थे ऑफस्प्रिंग, हेट्रोजाइगस, और 4 में से एक कैसा था ऑफस्प्रिंग, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है, कैपिटल मान के चलो, जो कैपिटल आर हमारे पास कितने थे, 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर बता रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास कितने थे बच्चे, 2/4, और हमारे पास स्मॉल आर कितने थे बेटा, 1/4। ठीक है बच्चे, तो ये आती है 1:2:1 रेशो, फिनोटिपिक रेशो। तो सेम ऐसे ही जीनोटिपिक रेशो भी आपको देखने को मिलती है। जीनोटिपिक मतलब एक ऐसा, और इस टाइप के कितने होंगे, 2, और ऐसा 1, तो वो जीनोटिपिक रेशो आ जाएगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में बताता है, नेम अ ग्रीन एल्गा यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो ग्रीन एल्गा कमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज क्लोरिला। कौन सी ग्रीन एल्गा बच्चे, क्लोरिला। क्लोरिला इज ए जीनस ऑफ ग्रीन एल्गा दैट इज रिच इन प्रोटीन मेकिंग। इट इज़ एन आइडियल candidate for single cell protein production. It is widely cultivated and used in nutritional supplement and animal feed and even in food source of human. ठीक है, स्पेस पे भी जाने के लिए क्लोरिला की टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो इसका क्या आएगा बच्चे, इसका कौन सा आएगा, क्लोरिला एल्गा आएगा। ठीक है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, RNA दैट पिक अप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम सेलुलर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड, देखो tRNA क्या आएगा बच्चे, tRNA। आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड कौन कैरी करता है, tRNA। ठीक है, और फिर tRNA की 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच किया जाएगा, और फिर वो क्या करेगा बच्चे, tRNA राइबोसोम्स के ऊपर ट्रांसलेट करवाता है। ठीक है, tRNA रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द सेलुलर फ्लूइड एंड ब्रिंगिंग देम टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसका क्या आएगा, tRNA राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिमूवल ऑफ एंथर आर स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर बड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड डैश, गिव वन वर्ड आंसर। देखो बच्चे, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या होता है, जब हम किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमस्कुलेशन। और फिर फीमेल पार्ट को हम लोग डिजाइड पोलन से पॉलिनेट करवा के एक हम लोग क्या करवा देते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बना देते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में बताता है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियो। क्या ऐसा होता है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपने बताना है बच्चे कि हमारा जो सी पार्ट है ना वो सही होता है। कैसे, ये हमारे पास क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है बेटा, क्या है ये, एम्ब्रियो सैक है। तो इस एम्ब्रियो सैक में हम लोग क्या देखते थे, इस एम्ब्रियो सैक पे हम लोग देखते थे कि ये हमारे पास एक माइक्रोपाइलर एंड है और एक हमारे पास चलेजल एंड है। तो 3 सेल इधर थे, 3 सेल इधर थे, और 3 सेल इधर थे बेटा। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 सेंटर में हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई थी। तो हम बोल सकते हैं बच्चे 3 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई नियर द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ठीक है, और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई और 3 चलेजल न्यूक्लियाई नियर द चलेजा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बच्चे ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड आ जाता है, तो 3 यहाँ पर हैं, 3, और ये 2 हमारी पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और 3 हमारे
चलेजल एंड पे न्यूक्लियर प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास डाइकाट एम्ब्रियो सैक की अरेंजमेंट ऐसे होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बच्चे, ये था MCQs, ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं बेटा। सेक्शन बी में क्या बता रहा है, सेक्शन बी बता रहा है CFC आर वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर देन व्हाई इट इज़ सजेस्टेड टू रिड्यूस दियर एमिशन एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। तो आंसर में बताया कि CFC डिप्लीट द ओजोन लेयर। बच्चे ये ज़रूर याद रखना पहला वाला पॉइंट, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, CFC डिप्लीट द ओजोन लेयर अलोइंग हार्मफुल रेडिएशन टू रीच ऑन द अर्थ, ठीक है। ओजोन लेयर जितनी डिप्लीट होगी तो उतनी हार्मफुल रेडिएशन अर्थ पे पेनिट्रेट कर जाएंगी, राइट, एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट दिस देयर एमिशन टू बीइंग रिड्यूस्ड द रिप्लेस्ड विद मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव, ठीक है बच्चे। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे तो यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगी जो स्किन कैंसर एंड ऑल काज कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास विद एग्जांपल। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास और ये आता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक क्या, स्मॉल बेस होता है इसका और इसका कैसा, लार्ज बेस होता है। तो आप लोग बेस क्या समझ रहे हैं बेटा, ऐसा जैसा, मतलब इसका जो बेस है बेटा, इसका जो बेस है वो कौन सा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आ गया हमारा अपराइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आ गया हमारा इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसमें बेस कौन सा पार्ट कहलाता है, बेस ये वाला पार्ट होता है, ये बेस होता है। तो लार्ज बेस किसका आ गया, लार्ज बेस आ गया ना बच्चे अपराइट वाले का, और स्मॉल बेस किसका आ गया बच्चे, ये बेस है, ये आ गया इन्वर्टेड वाले का, ठीक है। पहला करेक्टर। सेकंड करेक्टर बता रहा है बच्चे डिस्क्रिप्शन, मतलब बायोमास डिक्रीज एज यू मूव अप द ट्रॉपिक लेवल। बायोमास डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर के लिए मूव करते जाओगे, ठीक है। तो बायोमास डिक्रीज करता जाएगा, आपको पता है ना 10% ला अप्लाई होता है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एग्जांपल है। प्रोड्यूसर होगा जहाँ पर कितनी 1000 kg है ना, फिर उसके बाद कितना होगा बायोमास, इतना है। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना पहुँचेगा 100 kg, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड स्नेक्स उनके पास 10 kg, और टर्शरी कंज्यूमर के पास सबसे कम 1 kg। तो इट मीन्स क्या हो गया, इनकी पॉपुलेशन भी कम होगी, ठीक है। बायोमास के लिए ये रिप्रेजेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोमास होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा, ठीक है। ऐसे ही इन्वर्टेड में हम देखेंगे बच्चे, इन्वर्टेड में इसका उल्टा होगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल बेस लार्जर टॉप, ठीक है। टॉप कैसा है, लार्जर है, बेस कैसा है, स्मॉल। डिस्क्रिप्शन बायोमास इंक्रीज एज यू मूव अप टू द ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ऊपर के लिए मूव करते हो तो वैसे वैसे आपका बायोमास इंक्रीज़ करता है बच्चे। आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, ठीक है, मतलब जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जू प्लैंक्टन, यहाँ पे क्या आएंगी स्मॉल फिशेस, यहाँ पे आएंगी लार्ज फिशेस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो 1 kg का होगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा मतलब वो 10 kg का होगा, हाइपर पैरासाइट सेकेंडरी कंज्यूमर 100 kg की फिश का फिर वेट बढ़ते 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 जाएगा। इन्वर्टेड पिरामिड आर रेयर एंड यूजुअली अकर इन पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। एक बारी बेटा ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी हो गया है, बट हम इसको फिर भी करते हैं इसलिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन वाला एप्लीकेशंस पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखना ज़रा, बायोफोर्टिफिकेशन इज़ ब्रीडिंग क्रॉप्स। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, आपकी एक ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इन्हेंस द न्यूट्रिशनल कंटेंट, जैसे विटामिन ए है ना, गोल्डन राइस। 2 एडवांटेजेस, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद व्हाट इज़ बायोपेस्टिसाइड्स, गिव सम एग्जांपल। बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं, देखो ज़रा यहाँ पे। बायोपेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। दे आर सम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल क्या, बायोपेस्टिसाइड बीटी आ गया बच्चे एक आपका, है ना। बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट किल द सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट, है ना। नीम ऑयल आ गया, डिराइव्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द नीम ट्री, इट कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है बच्चे। बाकी ये छोड़ देना और भी, है ना, ठीक है, ये 2 भी कर दोगे सही है। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर सेक्शन 2 का लास्ट। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर अगर हम एग्रीकल्चर में देखें या मेडिसिनल फील्ड में देखें, तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं तो माइक्रो प्रोपोगेशंस, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सीड प्रोडक्शन, ये एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर की एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर हम मेडिसिनल फील्ड में देखें तो वैक्सीन प्रोडक्शन, कैंसर रिसर्च, जीन थेरेपी, ये एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर की, ठीक है बच्चे।
सेक्शन सी में हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन सी में बता रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है बच्चे। 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के जो रेप्लिकेट करते हैं। तो मतलब आप ऐसा समझें कि एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या है बेटा, जैसे एक ये स्ट्रैंड आ गया और एक ये स्ट्रैंड आ गया, ठीक है। तो एक को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है बच्चे, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, दिस लीडिंग स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज कंटिन्यूसली 5 to 3। जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा बच्चे वो कैसा होगा, 5 to 3 होगा, ठीक है बेटा। और 5 to 3 डायरेक्शन होगी उसकी, मतलब ऐसे मान के चलो एक ये है तो हम बोल रहे हैं ये 5 to 3 है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। नो गैप्स इन फ्रेगमेंट्स, इसमें कोई गैप्स और फ्रेगमेंट नहीं होंगे। द लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेट विदाउट गैप आर फ्रेगमेंट्स। लीडिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज, ये लीडिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड टू डीएनए पॉलीमरेज। बट लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा बच्चे, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये नीट का क्वेश्चन है याद रखना, इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, गैप एंड फ्रेगमेंट प्रेजेंट होंगे, फिर डीएनए लाइगेज उन गैप को कंबाइन करेगा। लैगिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज जो होता है बच्चे, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड इज आल्सो डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, है ना। हमने बहुत अच्छे से क्लास में किया इसको, जब डीएनए रेप्लिकेशन हमने 2 दिन पढ़ी थी। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, और इसकी लेंथ इतनी काफ़ी है 3 नंबर के लिए, ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी से ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है राइट द 4 मेजर रेगुलेटिंग साइड ऑफ पॉपुलेशन, राइट 4 मेजर फैक्टर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 मेजर रेगुलेटिंग फैक्टर कौन से हैं पॉपुलेशन के लिए। तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, फर्स्ट क्या हमारे पास बर्थ रेट आ जाएगा जिसको हम नेटिलिटी कहते हैं। सेकंड हमारे पास डेथ रेट आएगा जिसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। और फिर इमिग्रेशन आ जाएगा बेटा, और फिर हमारे पास क्या आता है, इमिग्रेशन। तो बहुत बेसिक सी बात है, इसमें एग्जांपल्स याद कर लेना आप लोग, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, फूड, वाटर, शेल्टर, इसकी थोड़ा एग्जांपल देख लेना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बर्थ रेट, डेथ रेट तो आपको पता ही होगा। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हैबिटाट के अंदर कोई नई पॉपुलेशन ऐड हो रही हो, इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन का मतलब होता है बच्चे कि अगर हैबिटाट से कोई पॉपुलेशन रिलीज़ हो रही हो, ठीक है। तो ये हम कब देखते हैं पॉपुलेशन रेगुलेटिंग फैक्टर, जब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो फिर आप लोग इसकी एग्जांपल देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसकी एग्जांपल अच्छे से देखना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सबस्टांस, डिकम्पोजिशन वाला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या प्रोसेस होता है, जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, हियर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगी बच्चे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फिर लीचिंग, जब सॉइल के साथ वो मिक्स होगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, स्टेप 3 में डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई जब उसको डिकम्पोज करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा, उसमें सेलुलर अपटेक होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन होगी बच्चे, और लास्ट मिनरलाइजेशन होगी और सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। मिनरलाइजेशन वाला वो कंपाउंड बन जाता है जिसको प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर जीएमओ। बहुत बार पूछा है जीएमओ क्या होता है। whose genetic materials has been altered by using genetic engineering techniques। जीएमओ ऑर्गेनिज्म वो होता है बच्चे जिसके जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ किया हो, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, मतलब जीन की मैन्युपुलेशन की हो। दिस इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द वन स्पीशीज इनटू द डीएनए ऑफ अनदर स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चे। जैसे हम लोग क्या करते थे, ह्यूमन सेल से डीएनए निकाल के इकोलाई के प्लाज्मिड में ऐड करते थे टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो अब वो इकोलाई जो था वो कैसा हो गया था, वो जीएमओ हो गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गया था। अब इसमें हम जीएमओ क्यों करते हैं, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, दूसरा इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, तीसरा ड्रॉट टॉलरेंस, मतलब जैसे प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पेस्ट कंट्रोल्ड, मेडिसिनल एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जीएमओ पहला ही आपका बीटी कॉर्न आ गया जैसे, ठीक है। बीटी कॉर्न इंजीनियर टू प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट किल द सर्टन पेस्ट, रिड्यूस द नीड फॉर पेस्टिसाइड। गोल्डन राइस, ठीक है। सोयाबीन, इंसुलिन, इंसुलिन कैसे बनाते थे बच्चे, बैक्टीरिया का यूज़ करके, जो इकोलाई बैक्टीरिया था, ठीक है। ओवरऑल जीएमओ हैव द पोटेंशियल टू एड्रेस सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोसेसिंग
प्रेसिंग चैलेंज इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछता है डिफाइन जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत सिंपल है बच्चे, जेनेटिक कोड आप लोग ना हर बार डेफिनेशन गलत लिखते हो, तो डेफिनेशन इस बारी गलत मत लिखना। जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ रूल यूज्ड बाय लिविंग सेल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए हो या आरएनए हो, है ना, इनटू प्रोटीन्स। मतलब एक ऐसा कोड जो इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन तक कन्वर्ट करे और फिर प्रोटीन से एक्सप्रेस करवाए। समझ आ रही है बच्चे बात? मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, मतलब सेट ऑफ रूल यूज्ड बाय लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन किस में, प्रोटीन में कन्वर्ट करे, ठीक है। लाइक इट इज़ अ ब्लू प्रिंट आर रेसिपी बुक दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, तो आप यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं यूनिवर्सलिटी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड का। नॉन एम्बिग्विटी क्या है, नॉन ओवरलैपिंग क्या है, कॉमालेस क्या है, डिजेनरेसी क्या है, स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी छोड़ देना। अब सेक्शन डी में हम बात करते हैं बच्चे। सेक्शन डी में क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन लैकोब्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखनी है बेटा। जीन एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन देखोगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ जीन इज कॉपीड इनटू द कम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल यूज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। मतलब डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। लैक ऑप्रोन, जिन बच्चों को नहीं आता है वो अभी ध्यान से देख लें बेटा। लैक ऑप्रोन क्या होता है कि लैक ऑप्रोन इज ए जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जो कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को। इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया, मानो देखो स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्रोन, लैकोप्रोन कंजिस्ट ऑफ, लैकोप्रोन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक प्रोमोटर होगा जिसको हम पी लैक कहते हैं, और फिर ओ लैक भी कहते हैं। ऑपरेटर होगा, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ठीक है। फिर लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए जीन्स हैं ये, ठीक है। दीज इनकोडेड एंजाइम इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन। बता रहा है कि लैक ओप्रोन इज रेगुलेटेड बाय लैक रिप्रेसर प्रोटीन्स, ठीक है। और क्या होगा, लैक्टोज होगा, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एक्टिवेटर प्रोटीन्स होगी। बता रहा है कि इंडक्शन ऑफ लैकोप्रोन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। एक चीज़ याद रखना, मैं सिंपल बताता हूँ। जब बच्चे लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज बाइंड टू द लैक रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर देगा, काज इट इज रिलीज इट्स ग्रिप ऑन द ऑपरेटर रीजन। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द जेड वाई एंड ए जीन। उससे क्या होगा, द एंजाइम इनकोडेड दीज जीन्स प्रोड्यूस अलोइंग ई कोलाई टू मेटाबोलाइज लैक्टोज। अगर ई कोलाई ग्लूकोज पे फीड कर रहा है तो उसको जीन एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो जब उसके मीडियम में लैक्टोज होगा तो उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसे जीन एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, और वो जब वो जीन एक्सप्रेस करेगा तो तब लैक ओप्रोन जो होगा वो ऑन होगा। और जब वो जीन एक्सप्रेस नहीं करता है तो तब लैक्टोज जब एब्सेंट होता है तो रिप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन, रिप्रेस होगा, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है ऑन और रिप्रेसर का मतलब होता ऑफ। लैक्टोज अगर नहीं है मीडियम में तो तब लैकोप्रोन सिस्टम ऑफ होगा, क्योंकि उसको क्या करना है बच्चे, वो ग्लूकोज पे फीड कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम बनाए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में म्यूचुअलिज्म पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। एक बारी एग्जाम्पल के साथ सभी बच्चे इसको देखेंगे, अगर कोई इसमें डाउट आता तो आप लोग पूछिए, बट सभी बच्चे इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लर्न करें बेटा, ठीक है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन ज़ूलॉजी के हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसका पार्ट, आपकी ज़ूलॉजी का पार्ट, सेम पेपर का सेम सेट का ज़ूलॉजी का पार्ट देखते हैं। थैंक यू।